फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी ठिकानों पर भंडाफोड़। सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकानों पर की कार्रवाई। AK-47 राइफल समेत कई आपत्तिजनक चीजें बरामद। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का 49वां जन्मदिवस आज कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह। सीएम योगी आदित्यनाथ जन्मदिवस पर करेंगे पौधारोपण। यूपी के सभी 75 जिलों में सरकार ने शुरू किया सीरो सर्वे। गोरखपुर में 10 टीमें 35 पोर्ट पर करेंगी सर्वे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फेसबुक की कड़ी कार्रवाई। फेसबुक ने 2 साल तक सस्पेंड किया ट्रंप का फेसबुक अकाउंट। नमस्कार, ANB न्यूज देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज आज की महत्वपूर्ण खबर के साथ करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज 49वां जन्मदिवस है। इसे लेकर उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि नाथ संप्रदाय के अगुआ गोरख पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ लगातार 5 बार सांसद रह चुके हैं। योगी से यूपी की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने वाले योगी आदित्यनाथ का नाम अजय सिंह भिष्टे था, लेकिन यहां नाथ संप्रदाय की ओर से दीक्षा लेने के बाद उन्होंने अपना नाम बदल लिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आनंदो सिंह बिष्ट और माता का नाम सावित्री देवी है। आपको ये भी बता दें कि योगी कुल 7 भाई बहन हैं। योगी आदित्यनाथ अपने माता पिता के 5वें संतान हैं। मात्र 22 साल की उम्र में वे योगी बन गए। गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित से BSc करने वाले योगी आदित्यनाथ साल 1993 में गणित में MSc की पढ़ाई के दौरान गोरखपुर पहुंचे। 15 फरवरी 1994 को गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ से दीक्षा लेकर घर को छोड़ दिया और यहाँ योगी बन गए। साल 1998 की बात करें तो यहाँ 1998 में महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसके अलावा उन्होंने योगी आदित्यनाथ को लोकसभा प्रत्याशी भी घोषित कर दिया, जिसके बाद हुए चुनाव में वो मात्र 26 साल के ही उम्र में उन्होंने जीत हासिल कर ली थी और यहाँ संसद भवन भी पहुंच गए थे। पहले ही चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज करने वाले योगी आदित्यनाथ को सबसे कम उम्र में सांसद बनने का गौरव हासिल हुआ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज 49वां जन्मदिवस है। तो यहाँ आपको ये भी बता दें कि योगी आदित्यनाथ का आज जन्म दिवस है और साथ ही पर्यावरण दिवस भी है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ इस अवसर पर पौधारोपण करेंगे। तो यहाँ उनके जन्म दिवस पर कुछ कार्यक्रम या फिर कुछ खास रहने वाला है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में इस मौके पर सीएम योगी पौधारोपण करेंगे और ऐसे में कार्यकर्ता और समर्थकों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। यहाँ योगी से यूपी की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने वाले योगी आदित्यनाथ का नाम अजय सिंह भिष्टे था, लेकिन नाथ संप्रदाय की ओर से दीक्षा लेने के बाद उन्होंने अपना नाम बदल लिया।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में हुआ था। आपको ये भी बता दें कि योगी आदित्यनाथ गणित के मास्टर रहे हैं। उन्होंने बीएससी और एमएससी की है और आज उनका 49वां जन्म दिवस है। और इसी को देखते हुए इस अवसर पर वो पौधारोपण करने वाले हैं, क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और ऐसे में इसी को ध्यान में रखते हुए आज वो पौधारोपण करेंगे। कोरोना वैक्सीनेशन के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर रार जारी है। अब पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने फैसला किया कि यहां राज्य की तरफ से होने वाले तीसरे चरण के वैक्सीनेशन में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेशन के बाद सीएम ममता की तस्वीर वाले सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। ममता सरकार की तरफ से यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब कुछ महीने पहले टीएमसी ने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की फोटो को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी की आलोचना की थी। आपको बता दें 2021 में हुए बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी। टीएमसी ने वैक्सीनेशन के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर को आचार संहिता का उल्लंघन बताया था। आपको ये भी बता दें कि ममता बनर्जी कई बार यह मांग कर चुकी हैं कि सभी को वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाए। उन्होंने सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर भी उनकी आलोचना की थी। हालांकि टीएमसी को लगता है कि सीएम ममता बनर्जी की तस्वीर का सर्टिफिकेट पर होना गलत नहीं है। टीएमसी के सौगत रॉय कहते हैं कि ये पहले बीजेपी वालों ने किया, अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो हमारी तरफ से भी ऐसा ही किया जा सकता है। तो यहाँ ऐसा नहीं करते तो हम भी ऐसा नहीं करते। वहीं टीएमसी सरकार के इस फैसले पर बीजेपी भड़क गई। बीजेपी के सीनियर नेता और राज्य प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य का कहना है कि टीएमसी पीएम पद की गरिमा स्वीकार नहीं कर रही। टीएमसी एक अलग निर्भर देश की तरह बर्ताव कर रही है। टीएमसी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो लोग जहां हैं वो भारत का राज्य है। चलिए आपको सीधे बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं। बड़ी खबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तमाम दर्शकों को बता दें, बंगाल से इस वक्त की अहम खबर आ रही है। वैक्सीन सर्टिफिकेट पर सीएम ममता की तस्वीर, इस पर अब रार होती नजर आ रही है। बीजेपी ऐसा कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते, ये सब बातें ममता बनर्जी ने कही है। बीजेपी ने ममता सरकार के फैसले पर निशाना साधा है। तो यहां बीजेपी ने ममता बनर्जी के इस फैसले पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि यहां बंगाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। वैक्सीन सर्टिफिकेट पर होगी सीएम ममता की बनर्जी की तस्वीर। तो यहां ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी अगर ऐसा कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो लगातार बीजेपी भी ममता बनर्जी पर निशाना साधती आई है और ऐसे में आज फिर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये भारत राज्य है। यहां बंगाल से सीधे बड़ी खबर सामने आ रही है। वैक्सीन सर्टिफिकेट पर सीएम ममता की तस्वीर। तो यहां साफ तौर पर ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी अगर ऐसा कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। आपको बता दें बीजेपी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। देश में कोविड-19 की दूसरी लहर का खतरा लगातार कम हो रहा है और पिछले 9 दिनों से नए मामलों की संख्या 2 लाख से कम आ रही है। वहीं पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो लगातार कम हो रही है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट कम होकर 7.27% रह गया है। एक्टिव केस की संख्या भी घटकर 16 लाख के नीचे आ गई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 66% नए मामले 5 राज्यों से आ रहे हैं। शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार को तमिलनाडु में संक्रमण के सबसे ज्यादा 22,651 और केरल की बात करें तो केरल में 16,229 मामले सामने आए। कर्नाटक में 16,068 मामले सामने आए और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 14,152 नए मामले सामने आए। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड-19 की तीसरी लहर का आना तय है। नीति आयोग के सदस्य सारस्वत ने शुक्रवार को कहा कि भारत के महामारी विशेषज्ञों ने बहुत स्पष्ट संकेत दिए हैं कि कोविड-19 की तीसरी लहर जरूर आएगी। इससे सितंबर-अक्टूबर से शुरू होने की आशंका भी जताई जा रही है। और यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन च दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मन्नो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने मुहल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात हिमाचल प्रदेश की करेगी, जहां हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले से बीजेपी विधायक और प्रदेश विधानसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा का निधन हो गया है। बेहद ही दुखद खबर है। चंडीगढ़ पीजीआई में उपचाराधीन थे। आपको बता दें, उनके बेटे नरेंद्र बरागटा ने इस बात की जानकारी दी है। शुक्रवार को ही प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने पीजीआई चंडीगढ़ जाकर उनका हालचाल जाना था। वे बीते दिन 15 दिन से चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती थे। आपको बता दें, नरेंद्र बरागटा दिल की बीमारी से ग्रसित थे। 13 अप्रैल 2021 को उन्हें कोरोना हुआ था। इसके बाद से ही उनकी सेहत लगातार खराब होती रही और अब उनका निधन हो गया है। सोशल मीडिया कंपनी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका फेसबुक अकाउंट 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। आपको ये बता दें कि यानी ट्रंप 2023 तक अपने फेसबुक अकाउंट का इस्तेमाल अब नहीं कर सकते। इसके साथ ही फेसबुक ने यह भी ऐलान किया कि भविष्य में फेसबुक के नियमों को तोड़ने वाले नेताओं के साथ कैसा बर्ताव करेगा। फेसबुक का यहाँ साफ तौर पर यह कहना है कि अगर कोई नेता इस तरह का कुछ करता है तो हम फेसबुक अकाउंट सस्पेंड कर देंगे। ट्रंप के अकाउंट का सस्पेंशन बीती रात 7 जनवरी के बाद कम से कम 2 साल तक रहेगा। 7 जनवरी को उनका अकाउंट पहली बार ब्लॉक किया गया था जब कैपिटल में दंगे हुए थे। तो यहाँ फेसबुक की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि लोगों की सुरक्षा का खतरा कम होने के बाद ही यह प्रतिबंध हटाया जाएगा। ट्रंप ने अपने फेसबुक सस्पेंशन को लेकर कहा था कि अमेरिका के उन लोगों का तिरस्कार है जिन्होंने उन्हें वोट किया है। कोरोना टीकाकरण के बीच वैक्सीन पासपोर्ट को लेकर भी चर्चाएं तेज होने लगी हैं। या वैक्सीन पासपोर्ट यानी कि विदेश यात्रा के लिए टीके लगवाना जरूरी होगा। आपको ये बता दें कि भारत वैक्सीन पासपोर्ट का विरोध कर रहा है और ऐसे में इसी को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुक्रवार को G7+ मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान वैक्सीन पासपोर्ट के इस फैसले का भेदभाव युक्त बताया है। यहाँ स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने साफ तौर पर कहा कि भेदभाव करने वाली ये पहल मंजूर नहीं की जाएगी। यहाँ डॉक्टर ने कहा कि इस तरह के फैसले लेना भेदभाव को दर्शाता है और जिसमें देश केवल टीकाकरण वाले यात्रियों को अनुमति दे सकता है, क्योंकि विकासशील देशों का टीकाकरण कवरेज विकसित देशों की तुलना से कम है। भारत का ये फैसला एक वैक्सीन पासपोर्ट विकासशील देशों के लिए बेहद भेदभावपूर्ण और नुकसानदेह होगा और ऐसे में महामारी के इस चरण में वैक्सीन पासपोर्ट के विचार पर भारत की चिंता भी चर्चा करना उचित है। भविष्य में जब आप विदेश यात्रा करेंगे, आपके पास बोर्डिंग पास, सूटकेस, पासपोर्ट के साथ वैक्सीन पासपोर्ट होना बेहद ही जरूरी होगा। इसका मूलभूत उद्देश्य ये है कि जब लोग घूमने या कामकाज के मकसद से दूसरे देशों में जाएं तो वहां लंबा वक्त क्वारंटीन में ना बिताना पड़े। दरअसल कोरोना आने के बाद से ही कई देशों में इंटरनेशनल ट्रैवलर आने पर पाबंदी लगाई गई। इसी के चलते WHO और WEF जैसे संगठन वैक्सीन पासपोर्ट बनाने पर काम कर रहे हैं। यहाँ यूनिवर्सल पासपोर्ट होगा और इससे आने और जाने में दुनिया के टूरिज्म सेक्टर्स में फिर से बाहर आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसलिए अब यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया भर के देशों से वैक्सीन पासपोर्ट को लागू करने की बड़ी मांग रखी है।
यूपी के लखीमपुर की बात करें तो यहां गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर हर साल चीनी मिल प्रशासन के खिलाफ किसान लामबंद होते हैं। वहीं शुक्रवार को एक बार फिर 2020 और 2021 बकाया गन्ना मूल्य भुगतान की मांग को लेकर किसान ने बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद की। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष कृष्ण वर्मा की अगुवाई में दर्जनों किसान चीनी मिल परिसर में जा पहुंचे और भुगतान की मांग करने लगे। गौरतलब है कि किसानों के धरना प्रदर्शन को पूर्व विधायक निर्वेंद्र कुमार मुन्ना के बेटे संजीव कुमार मुन्ना ने अपना समर्थन दिया और दर्जनों लोगों के साथ मिलकर जा पहुंचे। मिल अधिकारियों का सही जवाब न मिलने से आक्रोशित किसान कैन ऑफिस परिसर के बाहर नारेबाजी करने पहुंच गए। उधर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि वह 1 महीने के वैक्सीन अभियान में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए मुफ्त कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन करेंगे। गौतम गंभीर की ओर से यह ऐलान ऐसे समय में आया जब हाल ही में दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोलर के गौतम गंभीर फाउंडेशन को फैली फ्लू दवा की अनधिकृत तरीके से खरीदने और उसका वितरण करने का दोषी पाया गया। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। उसके बारे में इसलिए कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो जो मामला है वो कोर्ट में, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि गौतम गंभीर फाउंडेशन आगे आने वाले समय में भी लोगों की मदद करती रहेगी, क्योंकि मेरे लिए लोगों की जान बचाना, लोगों की सेवा करना इस फाउंडेशन का फर्ज है और वो फर्ज आखिरी दम तक रहेगा, आखिरी सांस तक रहेगा। बाकी जो मैटर है वो कोर्ट में, वो जो भी कोर्ट उसका निर्णय लेगी और जो भी कोर्ट डिसाइड करेगी उसको मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन साथ ही में फाउंडेशन का मतलब है लोगों की सेवा करना, मेरा मतलब है लोगों की सेवा करना और हम वो आखिरी सांस तक करते रहेंगे। देखिए, मैं दिल्ली सरकार के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा और ना मेरा फर्ज है। वो सारी दिल्ली की जनता जान ही चुकी है कि किस तरीके से उन्होंने पिछले 2 या 3 महीने में काम किया है। लेकिन हमारा फर्ज ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करेंगे और हम मंडे से ये ड्राइव शुरू करने जा रहे हैं। हम कई हॉस्पिटल्स में शुरू करेंगे, उनके साथ मिलकर हम शुरू करेंगे कि जहां पर लोग जाएं और अपने आप को वैक्सीनेट करा के आएं, और ये बिल्कुल मुफ्त होगी लोगों के लिए और इसका जो खर्चा है वो फाउंडेशन उठाएगी, गौतम गंभीर फाउंडेशन। तो ये ड्राइव किस उम्र के लोगों के लिए होगी और कौन सी वैक्सीन होगी? देखिए, ये 18 से लेके 45 साल तक के लिए होगी, लेकिन शुरुआत हम 45 से ऊपर वालों के लिए करेंगे और फिर आने वाले हफ्ते में हम 18 से 44 के लिए भी शुरू कर देंगे। तो जो शुरुआत मंडे से होगी वो 45 से ऊपर के लोगों के लिए होगी। और साथ ही में इतना कहना चाहूंगा कि हम जो क्लस्टर है, जितने क्लस्टर में लोग रहते हैं वहां पर जाके उनको भी वैक्सीनेट करेंगे और मुफ्त में वैक्सीनेट करेंगे। वहां पर जाके उनको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है, वहां पर गाड़ी जाएगी, डॉक्टर्स जाएंगे और उनको वहीं पर उनकी क्लस्टर में जाके वैक्सीनेट करके आएंगे। उधर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां राजौरी जिले के मनियान इलाके में शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी ठिकाने का भांडाफोड़ किया है। सुरक्षा बलों ने AK-47 राइफल समेत 5 आग्नेयास्त्र और कुछ अन्य आपत्तिजनक चीजें बरामद की हैं। ये जानकारी अधिकारियों ने दी है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि भारतीय सेना और पुलिस ने थाना मंडी के आजमताबाद क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाकों में संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने के बाद मनियाल, डाना और कोपरा में तलाशी अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने इस दौरान बताया कि यहां संयुक्त दल ने मलयाल में एक ठिकाने का भांडाफोड़ किया है। 4 पिस्तौल के साथ 8 मैगजीन, 105 गोलियां इस दौरान बरामद की गई है। इसके अलावा AK-47 AK राइफल, 2 मैगजीन, 54 गोलियां और रस्सी बरामद हुई है। इस संबंध में एक प्राथमिक दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज। वैक्सीन जरूर कराउणी है। तुसीं थोड़े एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात यूपी के बहराइच की करेंगे, जहां कांग्रेस के शहर अध्यक्ष आदर्श अग्रवाल ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति का संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। उनका कहना है कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन के तहत सभी को मुफ्त वैक्सीन मिलनी चाहिए, क्योंकि कोरोना से लड़ाई का एकमात्र इलाज है तो सिर्फ वैक्सीन है। उन्होंने कहा कि कोरोना को आए 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक ना वैक्सीन है, न दवाइयां हैं, न सही इलाज है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि यूनिवर्सल वैक्सीन के तहत अभी 2021 के अंत तक फ्री वैक्सीन कराया जाए। है कि इस समय कोरोना महामारी 1 साल से ऊपर हो गया है और सरकार की विफलताओं इस मामले में न तो वैक्सीनेशन है, न सही इलाज है, न सही दवाएं हैं। तो हमारी सरकार से, राष्ट्रपति महोदय से हमने ये मांग की है कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन के तहत यहाँ की जितनी भी आबादी है उसको फ्री वैक्सीनेशन उपलब्ध होना चाहिए 2021 के अंत तक, क्योंकि कोरोना से लड़ने का मात्र यही एक चारा है। जितनी ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन जितनी जल्दी हम संभव करा पाएंगे कोरोना। उधर यूपी में वैक्सीनेशन को लेकर जहां एक तरफ प्रदेश सरकार ने गांव देहातों में वैक्सीनेशन कराने के निर्देश जारी किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय में भी इसको लेकर उत्सुकता दिखाई दे रही है। गाजियाबाद में मुस्लिम समुदाय ने मस्जिद में ऐलान करवाया कि सभी लोग वैक्सीनेशन करवाएं, जिसके बाद से जागरूकता और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। वैक्सीन तो लगा रही है, स्वास्थ्य हम लगवा रहे हैं सब साथी, जितने भी हमारे मिलने जुलने वाले, हमने सबसे कही है कि वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लगवाए। मस्जिद में ऐलान से कितना बड़ा फायदा होगा लोगों को? मस्जिद में ऐलान से ये फायदा हुआ है, जो लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, वो लगवा रहे हैं सब साथी। देखिए, असल में बात यह है कि यहाँ 90% आबादी मुसलमानों की है और जो मस्जिद से संदेश जाता है उससे वो जागरूक होते हैं मुसलमान। तो मस्जिद से जब ये संदेश जाएगा कि कोविड-19 की वैक्सीन लगवानी चाहिए, तो ये हमारे तमाम के तमाम मुसलमान वैक्सीन लगवाने के लिए चल पड़े। अच्छा, वैक्सीन को लेकर मुस्लिमों में जो संशय दिखाई दिया है, डर भय जो दिखाई दिया है, वो किस तरीके से इस ऐलान से दूर होगा? वो एक अफवाह थी जिसकी वजह से लोग डरे हुए थे, लेकिन जब मस्जिदों से ऐलान हुआ, मस्जिदों से संदेश पहुंचा है अपने भाइयों तक, तो वो सब वैक्सीन लगवाने के लिए एकदम तैयार हो गए। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अब अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। करोड़ों रुपए की अवैध शराब पकड़े जाने के मामले में वांछित चल रहे शराब माफिया संजय प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू सिंह ने शुक्रवार को CGM कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसकी गिरफ्तारी के लिए यहां छापेमारी करने के दावे करने वाली पुलिस ताकती रह गई। बताया जा रहा है कि हथीगांव थाना क्षेत्र के बलीपुर मोहद्दी नगर निवासी गुड्डू सिंह के खिलाफ 4 दिन में 6 FIR दर्ज की गई और यहाँ 6 FIR लिखी भी गई थी। और आपको ये भी बता दें कि 1 अप्रैल को हथीगांव पुलिस ने बलीपुर से शराब बरामद की और ऐसे में 2 अप्रैल को मोदी नगर से भारी मात्रा में अवैध शराब, केमिकल ड्रम, ढक्कन, बोतल आदि बरामद हुई है। 2 अप्रैल की रात की बात करें तो यहाँ झाझा में पूर्वा नौबस्ता में करोड़ों की अवैध शराब बनाने का कारखाना, मशीनें, केमिकल, बड़ी मात्रा में उपकरण आदि बरामद किए गए थे। ऐसे में पुलिस ने सभी मामले में अलग अलग 4 मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। पहले जो है कुछ दिन पहले जिले
शहर कोतवाली में एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर के द्वारा शराब पकड़ी गई थी। किसके कहने पे उसमें कौन है वो बड़ा अधिकारी? जोन का अधिकारी है। आप लोग पता करिए ना क्या कहने पे उसमें FIR लगी थी, और वो व्यक्ति जिसके नाम उसमें आया था उनका बहुत बड़ा करीबी है। तो क्या उनकी भी मिली भगत थी क्या? बिल्कुल, ये तो हमको फंसाया गया। हमसे हमारा कुछ है ना, हमसे कोई मतलब। मेरे साथ तो हमेशा राजनीति हुई है। कौन करता रहा राजनीति हुई है? राजनीति आप लोग खुद मीडिया है, आप लोग इतने वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं। उधर यूपी के मथुरा के बलदेव क्षेत्र में तालाब की खुदाई को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्षों ने गोलियां चला दी। दोनों पक्षों की इस फायरिंग में करीब आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो यहां एक व्यक्ति की इस दौरान मौत भी हो गई है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना की जानकारी देते हुए SP देहात श्री चंद ने बताया कि थाना बलदेव क्षेत्र के गांव नगला बली में तालाब की खुदाई को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष से 45 वर्षीय व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं तहरीर प्राप्त होने पर साक्ष्य संकलन कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आज दोपहर थाना बलदेव क्षेत्रांतर्गत गांव नगला बली फटेला में दो पक्षों के मध्य तालाब खोदने को लेकर हुए विवाद में एक पक्ष से धर्म सिंह सनाफ रूप सिंह जाट उम्र 45 वर्ष की गोली लगने से मृत्यु हो गई है। सो को PM हेतु पंचायत में होकर भेजा जा रहा है। शीघ्र ही तहरीर प्राप्त करते हुए तहरीर के आधार पर साक्ष्य संकलन करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित। उधर जम्मू कश्मीर के एक 12 साल के लड़के ने कमाल कर दिया। तो यहाँ राजौरी में रहने वाले अमाज अब्बास ने कोरोना लॉकडाउन में मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा पेन विकसित किया जिससे आप भी किसी टच फोन को आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये पेन केवल टच मोबाइल फोन के लिए उपयोग किया जाता है। उनको संपूर्ण मोबाइल फोन एप्लीकेशन को आसानी में चलाने में यह पेन मदद करता है। यहाँ अमाज अब्बास जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के भरूच की थाना मंडी तहसील के निवासी है, जिन्होंने इतनी कम उम्र में मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाला पेन विकसित कर दिया और ये सबको हैरान कर देने वाला है। बता दें 6 साल की उम्र में अमाज ने बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीता था और लगातार 3 वर्षों तक राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के बाद अमाज ने एक के बाद एक कई पुरस्कार भी जीते हैं। ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रही हैं तो इसमें ये पेन बहुत मुझे फ़ायदेमंद है काम करने में। तो हमारे सर हमें ऑनलाइन वीडियो लेक्चर पढ़ाते हैं, तो हम उनको होमवर्क करके भेजते सेंड करते हैं यहाँ से, तो फिर वो और लेक्चर्स भेजते हैं, हम वही होमवर्क करके भेजते हैं। दरअसल ये पेन मैंने इसीलिए बनाया, ये पेन मैंने खासकर डॉक्टर के लिए बनाया है, जो डॉक्टर कोविड-19 जो है, जिनको कोविड-19 वॉरियर्स भी कहा जाता है, तो उन डॉक्टरों के लिए मैंने बनाया, क्योंकि वो हाथों में ग्लव्स पहनते थे तो उनके पास स्मार्टफोन होते थे, उससे कनेक्शन जो है टच स्क्रीन का नहीं होता था। तो फिर मैंने ये स्टाइलिश पेन बना के दिया। जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कैमरा के थ्रू, ये काफ़ी एक दूर दराज इलाका है, यहाँ पे पहाड़ी इलाका, ये पहाड़ और रोड की कनेक्टिविटी भी अभी जो है सही तरीके से नहीं है। यहाँ पे लोगों को पानी जहाँ पे नहीं मिल पा रहा, वहाँ पे इस बच्चे ने घर बैठे बैठे इस लॉकडाउन को यूज़ करके एक स्टाइलिश तैयार किया, स्टाइलिश जो कि टच स्क्रीन। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।
कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। नमस्कार, ANB न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन गाज आज की महत्वपूर्ण खबर के साथ करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज 49वां जन्मदिवस है। इसे लेकर उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि नाथ संप्रदाय के अगुआ गोरख पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ लगातार 5 बार सांसद रह चुके हैं। योगी से यूपी की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने वाले योगी आदित्यनाथ का नाम अजय सिंह भिष्टे था, लेकिन यहां नाथ संप्रदाय की ओर से दीक्षा लेने के बाद उन्होंने अपना नाम बदल लिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आनंदो सिंह बिष्ट और माता का नाम सावित्री देवी है। आपको ये भी बता दें कि योगी कुल 7 भाई बहन है। योगी आदित्यनाथ अपने माता पिता के 5वें संतान हैं। मात्र 22 साल की उम्र में वे योगी बन गए। गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित से BSc करने वाले योगी आदित्यनाथ साल 1993 में गणित में MSc की पढ़ाई के दौरान गोरखपुर पहुंचे। 15 फरवरी 1994 को गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ से दीक्षा लेकर घर को छोड़ दिया और यहाँ योगी बन गए। साल 1998 की बात करें तो यहाँ 1998 में महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसके अलावा उन्होंने योगी आदित्यनाथ को लोकसभा प्रत्याशी भी घोषित कर दिया, जिसके बाद हुए चुनाव में वो मात्र 26 साल के ही उम्र में उन्होंने जीत हासिल कर ली थी और यहाँ संसद भवन भी पहुंच गए थे। पहले ही चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज करने वाले योगी आदित्यनाथ को सबसे कम उम्र में सांसद बनने का गौरव हासिल हुआ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज 49वां जन्मदिवस है। तो यहाँ आपको ये भी बता दें कि योगी आदित्यनाथ का जो जन्म दिवस है और साथ ही पर्यावरण दिवस भी है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ इस अवसर पर पौधारोपण करेंगे। तो यहाँ उनके जन्म दिवस पर कुछ कार्यक्रम या फिर कुछ खास रहने वाला है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में इस मौके पर सीएम योगी पौधारोपण करेंगे और ऐसे में कार्यकर्ता और समर्थकों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। यहाँ योगी से यूपी की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने वाले योगी आदित्यनाथ का नाम अजय सिंह भिष्टे था, लेकिन नाथ संप्रदाय की ओर से दीक्षा लेने के बाद उन्होंने अपना नाम बदल लिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में हुआ था। आपको ये भी बता दें कि योगी आदित्यनाथ गणित के मास्टर रहे हैं। उन्होंने BSc और MSc की है और आज उनका 49वां जन्म दिवस है और इसी को देखते हुए इस अवसर पर वो पौधारोपण करने वाले हैं, क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और ऐसे में इसी को ध्यान में रखते हुए आज वो पौधारोपण करेंगे। कोरोना वैक्सीनेशन के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर रार जारी है। अब पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने फैसला किया कि यहां राज्य की तरफ से होने वाले तीसरे चरण के वैक्सीनेशन में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेशन के बाद सीएम ममता की तस्वीर वाले सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। ममता सरकार की तरफ से यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब कुछ महीने पहले टीएमसी ने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की फोटो को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी की आलोचना की थी। आपको बता दें 2021 में हुए बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी। टीएमसी ने वैक्सीनेशन के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर को आचार संहिता का उल्लंघन बताया था
आपको ये भी बता दें कि ममता बनर्जी कई बार यह मांग कर चुकी हैं कि सभी को वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाए। उन्होंने सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर भी उनकी आलोचना की थी। हालांकि टीएमसी को लगता है कि सीएम ममता बनर्जी की तस्वीर का सर्टिफिकेट पर होना गलत नहीं है। टीएमसी के सौगत रॉय कहते हैं कि ये पहले बीजेपी वालों ने किया, अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो हमारी तरफ से भी ऐसा ही किया जा सकता है। तो यहाँ ऐसा नहीं करते तो हम भी ऐसा नहीं करते। वहीं टीएमसी सरकार के इस फैसले पर बीजेपी भड़क गई। बीजेपी के सीनियर नेता और राज्य प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य का कहना है कि टीएमसी पीएम पद की गरिमा स्वीकार नहीं कर रही। टीएमसी एक अलग निर्भर देश की तरह बर्ताव कर रही है। टीएमसी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो लोग जहां हैं वो भारत का राज्य है। देश में कोविड-19 की दूसरी लहर का खतरा लगातार कम हो रहा है और पिछले 9 दिनों से नए मामलों की संख्या 2 लाख से कम आ रही है। वहीं पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो लगातार कम हो रही है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट कम होकर 7.27% रह गया है। एक्टिव केस की संख्या भी घटकर 16 लाख के नीचे आ गई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 66% नए मामले 5 राज्यों से आ रहे हैं। शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार को तमिलनाडु में संक्रमण के सबसे ज्यादा 22,651 और केरल की बात करें तो केरल में 16,229 मामले सामने आए। कर्नाटक में 16,068 मामले सामने आए और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 14,152 नए मामले सामने आए। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में कोविड-19 की तीसरी लहर का आना तय है। नीति आयोग के सदस्य सारस्वत ने शुक्रवार को कहा कि भारत के महामारी विशेषज्ञों ने बहुत स्पष्ट संकेत दिए हैं कि कोविड-19 की तीसरी लहर जरूर आएगी। इससे सितंबर-अक्टूबर से शुरू होने की आशंका भी जताई जा रही है। और यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात हिमाचल प्रदेश की करेगी, जहां हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले से बीजेपी विधायक और प्रदेश विधानसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा का निधन हो गया है। बेहद ही दुखद खबर है। चंडीगढ़ पीजीआई में उपचाराधीन थे। आपको बता दें उनके बेटे नरेंद्र बरागटा ने इस बात की जानकारी दी है। शुक्रवार को ही प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने पीजीआई चंडीगढ़ जाकर उनका हालचाल जाना था। वे बीते दिन 15 दिन से चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती थे। आपको बता दें नरेंद्र बरागटा दिल की बीमारी से ग्रसित थे। 13 अप्रैल 2021 को उन्हें कोरोना हुआ था। इसके बाद से ही उनकी सेहत लगातार खराब होती रही और अब उनका निधन हो गया है। सोशल मीडिया कंपनी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका फेसबुक अकाउंट 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। आपको ये बता दें कि यानी ट्रंप 2023 तक अपने फेसबुक अकाउंट का इस्तेमाल अब नहीं कर सकते। इसके साथ ही फेसबुक ने यह भी ऐलान किया कि भविष्य में फेसबुक के नियमों को तोड़ने वाले नेताओं के साथ कैसा बर्ताव करेगा। फेसबुक का यहाँ साफ तौर पर यह कहना है कि अगर कोई नेता इस तरह का कुछ करता है तो हम फेसबुक अकाउंट सस्पेंड कर देंगे।
ट्रंप के अकाउंट का सस्पेंशन बीती रात 7 जनवरी के बाद कम से कम 2 साल तक रहेगा। 7 जनवरी को उनका अकाउंट पहली बार ब्लॉक किया गया था जब कैपिटल में दंगे हुए थे। तो यहां फेसबुक की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि लोगों की सुरक्षा का खतरा कम होने के बाद ही यह प्रतिबंध हटाया जाएगा। ट्रंप ने अपने फेसबुक सस्पेंशन को लेकर कहा था कि अमेरिका के उन लोगों का तिरस्कार है जिन्होंने उन्हें वोट किया है। कोरोना टीकाकरण के बीच वैक्सीन पासपोर्ट को लेकर भी चर्चाएं तेज होने लगी हैं। या वैक्सीन पासपोर्ट यानी कि विदेश यात्रा के लिए टीके लगवाना जरूरी होगा। आपको ये बता दें कि भारत वैक्सीन पासपोर्ट का विरोध कर रहा है और ऐसे में इसी को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुक्रवार को G7+ मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान वैक्सीन पासपोर्ट के इस फैसले का भेदभाव युक्त बताया है। यहाँ स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने साफ तौर पर कहा कि भेदभाव करने वाली ये पहल मंजूर नहीं की जाएगी। यहाँ डॉक्टर ने कहा कि इस तरह के फैसले लेना भेदभाव को दर्शाता है और जिसमें देश केवल टीकाकरण वाले यात्रियों को अनुमति दे सकता है, क्योंकि विकासशील देशों का टीकाकरण कवरेज विकसित देशों की तुलना से कम है। भारत का ये फैसला एक वैक्सीन पासपोर्ट विकासशील देशों के लिए बेहद भेदभावपूर्ण और नुकसानदेह होगा और ऐसे में महामारी के इस चरण में वैक्सीन पासपोर्ट के विचार पर भारत की चिंता भी चर्चा करना उचित है। भविष्य में जब आप विदेश यात्रा करेंगे, आपके पास बोर्डिंग पास, सूटकेस, पासपोर्ट के साथ वैक्सीन पासपोर्ट होना बेहद ही जरूरी होगा। इसका मूलभूत उद्देश्य ये है कि जब लोग घूमने या कामकाज के मकसद से दूसरे देशों में जाएं तो वहां लंबा वक्त क्वारंटीन में ना बिताना पड़े। दरअसल कोरोना आने के बाद से ही कई देशों में इंटरनेशनल ट्रैवलर आने पर पाबंदी लगाई गई। इसी के चलते WHO और WEF जैसे संगठन वैक्सीन पासपोर्ट बनाने पर काम कर रहे हैं। यहाँ यूनिवर्सल पासपोर्ट होगा और इससे आने और जाने में दुनिया के टूरिज्म सेक्टर्स में फिर से बाहर आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसलिए अब यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया भर के देशों से वैक्सीन पासपोर्ट को लागू करने की बड़ी मांग रखी है। यूपी के लखीमपुर की बात करें तो यहां गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर हर साल चीनी मिल प्रशासन के खिलाफ किसान लामबंद होते हैं। वहीं शुक्रवार को एक बार फिर 2020 और 2021 बकाया गन्ना मूल्य भुगतान की मांग को लेकर किसान ने बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद की। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के जिलाध्यक्ष कृष्ण वर्मा की अगुवाई में दर्जनों किसान चीनी मिल परिसर में जा पहुंचे और भुगतान की मांग करने लगे। गौरतलब है कि किसानों के धरना प्रदर्शन को पूर्व विधायक निर्वेंद्र कुमार मुन्ना के बेटे संजीव कुमार मुन्ना ने अपना समर्थन दिया और दर्जनों लोगों के साथ मिलकर जा पहुंचे। मिल अधिकारियों का सही जवाब न मिलने से आक्रोशित किसान कैन ऑफिस परिसर के बाहर नारेबाजी करने पहुंच गए। उधर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि वह 1 महीने के वैक्सीन अभियान में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए मुफ्त कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन करेंगे। गौतम गंभीर की ओर से यह ऐलान ऐसे समय में आया जब हाल ही में दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोलर के गौतम गंभीर फाउंडेशन को फैली फ्लू दवा की अनधिकृत तरीके से खरीदने और उसका वितरण करने का दोषी पाया गया। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। उसके बारे में इसलिए कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो जो मामला है वो कोर्ट में, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि गौतम गंभीर फाउंडेशन आगे आने वाले समय में भी लोगों की मदद करती रहेगी, क्योंकि मेरे लिए लोगों की जान बचाना, लोगों की सेवा करना इस फाउंडेशन का फर्ज है और वो फर्ज आखिरी दम तक रहेगा, आखिरी सांस तक रहेगा। बाकी जो मैटर है वो कोर्ट में, वो जो भी कोर्ट उसका निर्णय लेगी और जो भी कोर्ट डिसाइड करेगी उसको मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन साथ ही में फाउंडेशन का मतलब है लोगों की सेवा करना, मेरा मतलब है लोगों की सेवा करना और हम वो आखिरी सांस तक करते रहेंगे। देखिए, मैं दिल्ली सरकार के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा और ना मेरा फर्ज है। वो सारी दिल्ली की जनता जान ही चुकी है किस तरीके से उन्होंने पिछले 2 या 3 महीने में काम किया है। लेकिन हमारा फर्ज ये कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करेंगे और हम मंडे से ये ड्राइव शुरू करने जा रहे हैं। हम कई हॉस्पिटल्स में शुरू करेंगे, उनके साथ मिलकर हम शुरू करेंगे कि जहां पर लोग जाएं और अपने आप को वैक्सीनेट करा के आएं, और ये बिल्कुल मुफ्त होगी लोगों के लिए और इसका जो खर्चा है वो फाउंडेशन उठाएगी, गौतम गंभीर फाउंडेशन। तो ये ड्राइव किस उम्र के लोगों के लिए होगी और कौन सी वैक्सीन होगी? देखिए, ये 18 से लेके 45 साल तक के लिए होगी, लेकिन शुरुआत हम 45 से ऊपर वालों के लिए करेंगे और फिर आने वाले हफ्ते में हम 18 से 44 के लिए भी शुरू कर देंगे। तो जो शुरुआत मंडे से होगी वो 45 से ऊपर के लोगों के लिए होगी। और साथ ही में इतना कहना चाहूंगा कि हम जो क्लस्टर है
जितने क्लस्टर में लोग रहते हैं वहां पर जाके उनको भी वैक्सीनेट करेंगे और मुफ्त में वैक्सीनेट करेंगे। वहां पर जाके उनको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है, वहां पर गाड़ी जाएगी, डॉक्टर्स जाएंगे और उनको वहीं पर उनकी क्लस्टर में जाके वैक्सीनेट करके आएंगे। उधर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां राजौरी जिले के मनियान इलाके में शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी ठिकाने का भांडाफोड़ किया है। सुरक्षा बलों ने AK-47 राइफल समेत 5 आग्नेयास्त्र और कुछ अन्य आपत्तिजनक चीजें बरामद की हैं। ये जानकारी अधिकारियों ने दी है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि भारतीय सेना और पुलिस ने थाना मंडी के आजमताबाद क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाकों में संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने के बाद मनियाल, डाना और कोपरा में तलाशी अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने इस दौरान बताया कि यहां संयुक्त दल ने मलयाल में एक ठिकाने का भांडाफोड़ किया है। 4 पिस्तौल के साथ 8 मैगजीन, 105 गोलियां इस दौरान बरामद की गई है। इसके अलावा AK-47 AK राइफल, 2 मैगजीन, 54 गोलियां और रस्सी बरामद हुई है। इस संबंध में एक प्राथमिक दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। पूरा देश इस ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ 18 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਸਟੀਮਰ, ਫਿੰਗਰ ਟਿਪ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ C, ਲਿਮਸੀ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ D3 ਕੈਪਸੂਲ, ਆਯੁਸ਼ ਕਵਾਥ, ਡੋਲੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫਲੂ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਕਿੱਟ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਏਗਾ।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात यूपी के बहराइच की करेंगे, जहां कांग्रेस के शहर अध्यक्ष आदर्श अग्रवाल ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति का संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। उनका कहना है कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन के तहत सभी को मुफ्त वैक्सीन मिलनी चाहिए, क्योंकि कोरोना से लड़ाई का एकमात्र इलाज है तो सिर्फ वैक्सीन है। उन्होंने कहा कि कोरोना को आए 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक ना वैक्सीन है, न दवाइयां हैं, न सही इलाज है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि यूनिवर्सल वैक्सीन के तहत अभी 2021 के अंत तक फ्री वैक्सीन कराया जाए। है कि इस समय कोरोना महामारी 1 साल से ऊपर हो गया है और सरकार की विफलताओं इस मामले में न तो वैक्सीनेशन है, न सही इलाज है, न सही दवाएं हैं। तो हमारी सरकार से, राष्ट्रपति महोदय से हमने ये मांग की है कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन के तहत यहाँ की जितनी भी आबादी है उसको फ्री वैक्सीनेशन उपलब्ध होना चाहिए 2021 के अंत तक, क्योंकि कोरोना से लड़ने का मात्र यही एक चारा है। जितनी ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन जितनी जल्दी हम संभव करा पाएंगे कोरोना। उधर यूपी में वैक्सीनेशन को लेकर जहां एक तरफ प्रदेश सरकार ने गांव देहातों में वैक्सीनेशन कराने के निर्देश जारी किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय में भी इसको लेकर उत्सुकता दिखाई दे रही है। गाजियाबाद में मुस्लिम समुदाय ने मस्जिद में ऐलान करवाया कि सभी लोग वैक्सीनेशन करवाएं, जिसके बाद से जागरूकता और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। वैक्सीन तो लगा रही है, स्वास्थ्य पर हम लगवा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। करोड़ों रुपए की अवैध शराब पकड़े जाने के मामले में वांछित चल रहे शराब माफिया संजय प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू सिंह ने शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसकी गिरफ्तारी के लिए यहां छापेमारी करने के दावे करने वाली पुलिस ताकती रह गई। बताया जा रहा है कि हथीगांव थाना क्षेत्र के बलीपुर मोहद्दी नगर निवासी गुड्डू सिंह के खिलाफ 4 दिन में 6 एफआईआर दर्ज की गई और यहाँ 6 एफआईआर लिखी भी गई थी। और आपको ये भी बता दें कि 1 अप्रैल को हथीगांव पुलिस ने बलीपुर से शराब बरामद की और ऐसे में 2 अप्रैल को मोदी नगर से भारी मात्रा में अवैध शराब, केमिकल ड्रम, ढक्कन, बोतल आदि बरामद हुई है। 2 अप्रैल की रात की बात करें तो यहाँ झाझा में पूर्वा नौबस्ता में करोड़ों की अवैध शराब बनाने का कारखाना, मशीनें, केमिकल, बड़ी मात्रा में उपकरण आदि बरामद किए गए थे। ऐसे में पुलिस ने सभी मामले में अलग अलग 4 मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। पहले जो है कुछ दिन पहले जिले शहर कोतवाली में एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर के द्वारा शराब पकड़ी गई थी। किसके कहने पे उसमें कौन है वो बड़ा अधिकारी? जोन का अधिकारी है। आप लोग पता करिए ना क्या कहने पे उसमें एफआईआर लगी थी और वो व्यक्ति जिसके नाम उसमें आया था उनका बहुत बड़ा करीबी है। तो क्या उनकी भी मिली भगत थी क्या? बिल्कुल, ये तो हमको फंसाया गया। हमसे न हमारा कुछ है, न हमसे कोई मतलब। मेरे साथ तो हमेशा राजनीति हुई है। कौन करता रहा राजनीति हुई है। राजनीति आप लोग खुद है, मीडिया है, आप लोग इतने वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं। उधर यूपी के मथुरा के बलदेव क्षेत्र में तालाब की खुदाई को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्षों ने गोलियां चला दी। दोनों पक्षों की इस फायरिंग में करीब आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो यहाँ एक व्यक्ति की इस दौरान मौत भी हो गई है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना की जानकारी देते हुए एसपी देहात श्री चंद ने बताया कि थाना बलदेव क्षेत्र के गांव नगला बली में तालाब की खुदाई को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष से 45 वर्षीय व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं तहरीर प्राप्त होने पर साक्ष्य संकलन कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आज दोपहर थाना बलदेव क्षेत्रांतर्गत गांव नगला बली फटेला में 2 पक्षों के मध्य तालाब खोदने को लेकर हुए विवाद में एक पक्ष से धर्म सिंह सनाफ रूप सिंह जाट उम्र 45 वर्ष की गोली लगने से मृत्यु हो गई है। सो को पीएम हेतु पंचायत में वक्त भेजा जा रहा है। शीघ्र ही तहरीर प्राप्त करते हुए तहरीर के आधार पर साक्ष्य करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित। उधर जम्मू कश्मीर के एक 12 साल के लड़के ने कमाल कर दिया। तो यहाँ राजौरी में रहने वाले अमाज अब्बास ने कोरोना लॉकडाउन में मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा पेन विकसित किया जिसे आप भी
इससे टच फोन को आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये पेन केवल टच मोबाइल फोन के लिए उपयोग किया जाता है। उनको संपूर्ण मोबाइल फोन एप्लीकेशन को आसानी में चलाने में यह पेन मदद करता है। यहाँ अमज अब्बास जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के भरूच की थाना मंडी तहसील के निवासी है, जिन्होंने इतनी कम उम्र में मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाला पेन विकसित कर दिया और ये सबको हैरान कर देने वाला है। बता दें 6 साल की उम्र में अमास ने बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीता था और लगातार 3 वर्षों तक राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के बाद अमास ने एक के बाद एक कई पुरस्कार भी जीते हैं। ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रही हैं तो इसमें ये पेन बहुत मुझे फ़ायदेमंद है काम करने में। तो हमारे सर हमें ऑनलाइन वीडियो लेक्चर पढ़ाते हैं, तो हम उनको होमवर्क करके भेजते सेंड करते हैं यहाँ से, तो फिर वो और लेक्चर्स भेजते हैं, हम वही होमवर्क करके भेजते हैं। दरअसल ये पेन मैंने इसीलिए बनाया, ये पेन मैंने खासकर डॉक्टर के लिए बनाया है, जो डॉक्टर कोविड-19 जो है, जिनको कोविड-19 वॉरियर्स भी कहा जाता है, तो उन डॉक्टरों के लिए मैंने बनाया, क्योंकि वो हाथों में ग्लव्स पहनते थे तो उनके पास स्मार्टफोन होते थे, उससे कोई कनेक्शन जो है टच स्क्रीन का नहीं होता था। तो फिर मैंने ये स्टाइलिश पेन बना के दिया। जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कैमरा के थ्रू, ये काफ़ी एक दूर दराज इलाका है, यहाँ पे पहाड़ी इलाका ये है, पहाड़ और रोड की कनेक्टिविटी भी अभी जो है सही तरीके से नहीं है। यहाँ पे लोगों को पानी जहाँ पे नहीं मिल पा रहा, वहाँ पे इस बच्चे ने घर बैठे बैठे इस लॉकडाउन को यूज़ करके एक स्टाइलिश तैयार किया, स्टाइलिश जो कि टच स्क्रीन। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूँगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए, और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की,